नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों CTET 2020 का रिवीजन का सेट एक हमने देख लिया था, जो कि पहले के एक CTET के क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाया था। आज हम दूसरे सेट को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं आपने कितनी तैयारी की हुई है CTET 2020 के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक आत्मनिर्देशित आत्मनिर्देशित आप बस शब्दों पे ध्यान दीजिए, यानी कि खुद के द्वारा डायरेक्ट आत्म अनुशासित सेल्फ डिसिप्लिन सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं। यानी कि ऐसी सोच को हम क्या बोलते हैं, जो कि आत्मनिर्देशित है और आत्म अनुशासित है और एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है। जटिल सोच बोलते हैं, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच या फिर आलोचनात्मक सोच। ऊपर पूरी की पूरी लाइन दी हुई है, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसी सोच को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन इसमें चौथा सही होगा, वो है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच क्यों होगा सही ऑप्शन? क्योंकि जो आलोचनात्मक सोच है वो आत्मनिर्देशित और आत्म अनुशासित सोच को उत्पन्न करती है, और जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है। इसके अलावा हमारे मन में जो विचार या फिर नए नए जो विचार होते हैं, उनका निर्माण और उन विचारों का यूज करना, ये सब करने में भी जो आलोचनात्मक सोच जिन लोगों के पास होती है, वो उसे बड़े अच्छे से यूज करते हैं। और जो कि दिखता है दूर से, जैसे कि कोई एक काम है, एक कोई जिसमें कि वैसी सोच नहीं है, क्रिएटिव सोच नहीं है, वो किसी काम को करता है, और कोई एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, तो उन दोनों के काम करने के तरीके में अंतर होता है, तो दूसरे बंदे को बोला जाता है आलोचनात्मक सोच वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं अभी। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं, उस समय पर उन चित्रों को रंगने के लिए जो रंग थे, वो कौन सी सामग्री से बनाए गए थे? ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज से, स्लेट से, या फिर पशु अंगों के अवशेष से? तो अजंता की बात करते हैं, तो अजंता की जो गुफाएं हैं, उनका निर्माण दूसरी शताब्दी में किया गया था, और यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। गुफा की जो दीवार हैं और छत हैं जो अंदर से, वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, और ये चित्र पौधे और खनिज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, पौधे और खनिज से बनाए गए हैं। यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं? टोटल 29 गुफाएं मिली हैं, और इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या फिर जो मठ है, वो भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित है। यह कहने का यह मतलब है, वहाँ पर जो चित्र बने हैं वो भगवान बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित सभी चित्र बने हैं, और इन चित्रों को रंगने में पौधों और खनिज का प्रयोग किया गया है। टोटल 29 गुफाएं वहाँ पर मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही हुआ। क्वेश्चन 3, मानव इतिहास में निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? हमारा जो इतिहास शुरू होता है, तो उसमें मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल या फिर पुरा पाषाण काल। इन चारों समय में से सबसे लंबी अवधि कौन से काल की है? अगर हम बात करेंगे सभी जो काल हैं इनकी एक साइड से, तो पुरा पाषाण काल है जो कि सबसे लंबा है। इसकी जो अवधि है वो 10 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष तक इसकी अवधि मानी जाती है। उसके अलावा जैसे ये मध्य पाषाण काल उसके बाद का समय आता है, तो वो 10,000 से 7,000 वर्ष तक माना जाता है। उसके बाद जो नव पाषाण काल है, उसकी अवधि 7,000 से जो ईस्वी पूर्व जहाँ तक आती है उसके बाद तक मानी जाती है। तो इसीलिए जो पुरा पाषाण काल है वो सबसे लंबा समय है पुरा पाषाण काल का। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत सारे नगर मिले हैं, तो वो पाकिस्तान में भी हैं और भारत में भी हैं। बात हो रही है यहाँ पर भारत में, तो भारत के कौन से राज्यों में मिले हैं? जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो मिले हैं? हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू और कश्मीर, या फिर पंजाब में?
तो गुजरात जो राज्य है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं भारत में। गुजरात के बाद हरियाणा में भी नगरों की संख्या सबसे अधिक मिली है। राजस्थान में भी हड़प्पा के बहुत सारे नगर मिले हैं, जैसे कालीबंगा है जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा जो गुजरात में जो मुख्य जो जगह है हड़प्पा सभ्यता की, वो है धौलावीरा। क्यों? क्योंकि धौलावीरा जो जगह है वहाँ पर एक बंदरगाह भी है, तो इसे बंदरगाह नगर भी कहा जाता था, जो कि अभी गुजरात में है। और उसके अलावा ये सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा एक नियोजित शहर था। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके बाद जो आता था तो वो था धौलावीरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है क्वेश्चन 4 का, कि गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के शहर मिले थे, नगर मिले थे। क्वेश्चन 5, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपने सुने होंगे 4 वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद मूल रूप से निम्न में से किस भाषा में रचा गया था या फिर लिखा गया था? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी? जैसे अभी मान लीजिए इसकी ट्रांसलेशन किसी और दूसरे लैंग्वेज में मिल जाते हैं आपको, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है मूल रूप से, यानी कि शुरुआत में ये कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी, और इसकी जो रचना हुई थी वो ऋग्वैदिक काल में ही मानी जाती है, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसी समय पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके अलावा जो अन्य 3 वेद हैं उनकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, उनकी रचना भी संस्कृत भाषा में ही की गई है। ऋग्वेद में आपको याद दिलाई देता हूँ, टोटल 10 मंडल हैं। उसके अलावा ये ऋग्वेद जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कबीलाई प्रशासनिक व्यवस्था बोली जाती थी, और वहाँ पर जो गांव स्तर पर जो मेन मुखिया होता था उसे ग्रामणी बोला जाता था। और ऋग्वेद के समय पर जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। और आपने गायत्री मंत्र तो सुना होगा, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है मूल रूप से। क्वेश्चन नंबर 6, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप ध्यान दें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जबकि मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है, तो पहले शासक कौन थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु और महावीर। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बिंबिसार कौन से वंश से आते थे? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार ने शासन किया था 544 ईस्वी पूर्व से 592 ईस्वी पूर्व तक। और बिंबिसार को श्रेणिक भी बोला जाता था, उनका दूसरा नाम। बिंबिसार ने ही अपने समय में जो अंग राज्य था उस पर आक्रमण किया था और उस पर अपना कब्जा भी जमाया था, और वहाँ पर बिंबिसार ने अपने जो पुत्र हैं अजातशत्रु, इनको अपना बेटा वो वहाँ का राजा बनाया था अंग देश का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न, आपने त्रिरत्न सुने होंगे, तो इन चारों में से कौन सा नहीं है आपको बताना है। धम्म, अहिंसा, संघ और बुद्ध। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन से, तो वो है बुद्ध, संघ एवं धम्म। तो कौन सा नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर 2 में है अहिंसा। अहिंसा जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं भारत की संसद में। राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। तो लोकसभा में क्या होता है कि जनता जो वोट करती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं लोकसभा से हैं, और जितने सांसद होते हैं लोकसभा के उनका चुनाव होता है जनता के द्वारा। अभी बात आती है राज्यसभा। तो राज्यसभा का सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और वहाँ पर क्या है कि एक बार में ही चुनाव नहीं होते हैं, उनके 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 साल के बाद अवकाश ले लेते हैं। तो वहाँ के सदस्यों का चुनाव कब होता है? आपने कभी देखा होगा, अभी हालिया में ही कुछ दिन पहले ही देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ राज्यसभा सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो वो किसने इसमें इलेक्शन में वोट डाला? क्योंकि वोट हम लोगों ने तो डाला नहीं था। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से 10 सीटों का चुनाव है, तो क्या जिस एरिया से वो राज्यसभा सांसद हैं वहाँ के लोगों ने वोट डाला, या फिर वहाँ के जो लोकसभा सदस्य हैं वो वोट डालते हैं,
या फिर विधानसभा के सदस्य जो विधायक कहे जाते हैं, राज्य में विधानसभा होती है, उनके सदस्य वोट डालते हैं, या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 3 सही है, वो है विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जो विधायक चुन के गए होते हैं जनता के द्वारा, वही सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग कर सकते हैं। राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर 1/3 सदस्यों को 2 वर्षों के अंतराल पर अवकाश दे दिया जाता है। उसके अलावा जो राज्यसभा के 12 जो सदस्य हैं उनका जो अपॉइंटमेंट या मनोनयन है वो राष्ट्रपति करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें से वो सदस्यों को कुछ स्पेशल जो योग्यता होती है उसके लिए उन्हें सम्मान दिया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर या आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत द्वारा निम्न में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? यानी कि भारत में जो शासन चलता है वो कौन सी प्रणाली के द्वारा चलता है? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो भारत में कौन सी प्रणाली है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 सही है, संसद भी है और संघ भी है। संघ मतलब कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है समान रूप से, और भारत का जो शासन है वो संविधान के अंडर ही चलता है, संविधान के अनुरूप चलता है। और संसदीय मीन्स भारत में संसद ही पूरा निर्णय लेती है, संसद ही काम करती है, संसद के ही द्वारा सबके नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 10, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ध्यान से पढ़िए, यहाँ बात हो रही है अनुसूचित जातियों की, ठीक है। 84, 47, 74 और 48। यहाँ पूछा गया है कितने संसदीय निर्वाचन यानी कि लोकसभा, खास करके जो लोकसभा में जो संसद लोकसभा और राज्यसभा से बनती है, तो वहाँ पर जो सीटें हैं तो वो उन सीटों के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं लोकसभा और राज्यसभा इनके लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वो है 84। अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। अगर बात होती है अनुसूचित जनजातियों की तो यहाँ पर ऑप्शन होता 47। जबकि जब शुरुआत में जब संविधान बना था तो स्टार्टिंग में अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित की गई थी। तो टोटल 10 क्वेश्चन हैं दोस्तों। आपको कैसे लगे? ज़रूर आपका रिवीजन किया होगा अच्छे से। इसके बारे में जो भी जानकारी मुझे मालूम थी वो मैंने आपको दी। अगले और क्वेश्चंस भी ऐसे ही मैं अगले वीडियोज में आपके लिए पब्लिश करता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपना रिवीजन साथ में मेरे करते रहिए। सीटेट 2020 में अभी टाइम है, तब तक आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो आपको क्वेश्चन और आंसर सीरीज़ के द्वारा मैं सेट वाइज बना करके आपकी तैयारी जांचता रहूँगा और आपकी तैयारी को रिवाइज करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।